मैक्सिम गोर्की की कहानी है 26 आदमी और एक लड़की। रोटी के एक पिंजरानुमा कारखाने में 26 मजदूर सुअर से भी बदतर हालत में रहते और काम करते हैं। मालिक की जवान लड़की जब निकलती है तो वे सब उसे सींचों से देखते हैं। जीवन के रेगिस्तान में उनके थोड़ी हरियाली सी आ जाती है। वे उसे देवी जैसी पूजते हैं। एक दिन जब वह लड़की अपने अमीर प्रेमी के साथ बाहर निकलती है तो वे आदतन उसे झांकते हैं। लड़की कहती है, सुअर कहीं के, और प्रेमी के साथ चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल हूं। आज शनिवार है और हर शनिवार को आपको कहानी सुनाने का वादा रहता है। आज सुना रहा हूं हरिशंकर परसाई का एक कहानी नुमा व्यंग, उसी तरह का जैसा परसाई जी अपने अंदाज में लिखते हैं। जबरदस्त है। एक लड़की 5 दीवाने। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ये जिस लड़की की कहानी है वह बड़े आदमी की नहीं, मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की है। पिता सरकारी नौकर है। पत्नी बच्चे पैदा करने में गांधारी से स्पर्धा करती मालूम पड़ती है। गांधारी ने अंधे पति से 100 बेटे पैदा कर लिए थे। इस औरत ने जवानी में ही आंखों वाले पति से 4 पैदा कर लिए। 5वें का भी शिलान्यास हो गया है। उसके शरीर में खून नहीं है, हड्डी ही हड्डी है बच्चे के शरीर में। पर बड़ी लड़की कोई खास दुबली नहीं है। खाना वही बनाती है क्योंकि मां तो लगातार गर्भवती ही रहती है। लगता है लड़की खाना बनाते बनाते एक आध रोटी ज्यादा खा लेती होगी। यह मोहल्ला भी ऐसा है कि लोग 12-13 साल की बच्ची को घूर घूर कर जवान बना देते हैं। लड़की समझने लगती है कि उसे कहां घूरा जा रहा है। वह इन अंगों पर ध्यान देने लगती है। ब्लाउज को थोड़ा ऊंचा करने लगती है। नीचे कपड़ा वगैरह भी रख लेती है। कटाक्ष यानी तिरछी नजरों से देखने की प्रैक्टिस करने लगती है। पल्लू कब खसकाना और कैसे खसकाना है यह अभ्यास भी पूरा करने लगती है। घूरने से शरीर बढ़ता है क्योंकि आंखें बड़ी ताकतवर होती हैं। रहीम लिखते हैं, रहीमन मन महाराज के द्रगसो नहीं दीवान, जाही देख रीझे नयन, मन ते ही हाथ बेकान। यानी मन के दीवान होते हैं नयन, यानी हमारी आंखें, और आंखों के सही उपयोग के ज्ञानी उसका असर भी जानते हैं। अगर आंखों का असर भीतर पड़ रहा है तो महिला लॉकेट हाथ में लेकर उसे हिलाने लगती है। लॉकेट ना हो तो साड़ी के पल्लू को अंगुली पर लपेटने लगती है। थोड़ी कठिनाई उसके साथ होती है जो स्वेटर बुन रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो वह भी 2-4 खाने गलत बुन लेती है और फिर उन्हें उकेलकर फिर से बुनने लगती है। अगर कोई चलतू टाइप की महिला हुई तो साफ ही कह देती है, आज तो आपसे ही आइसक्रीम खाएंगे। लड़की के सारे दीवानों में से अब कुल 5 बचे हैं जो सामने बैठते या चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाता प्रेमी बैठे प्रेमी से सवाया पड़ता है क्योंकि वह मेहनत करता है। लड़की 18 साल की हो रही है, उभार पर है। वह छज्जे पर आकर दिखने लगती है तो मौजूद दीवाना समझता है कि मेरे लिए खड़ी है और मुझी को देख रही है। 5 दीवाने एक साथ सिर्फ शाम को होते हैं क्योंकि वे दिन में काम पर जाते हैं। दिन में जो हाजिर होता है वह सिर्फ छज्जा देखता है। तो दीवाना नंबर 1, इसे कुल 3-4 घंटे का काम होता है। माल यहां से वहां सप्लाई करके बरी हो जाता है और जनरल मर्चेंट की दुकान पर आकर बैठ जाता है। आर्थिक तंगी में बना रहता है। इसने दाढ़ी बढ़ा रखी है। अब दाढ़ी भी अलग अलग तरह की होती है। प्रेमी कट, मुल्ला कट, मुफलिस की अलग तरह की होती है, लेकिन इसने प्रेमी की दाढ़ी बढ़ा रखी है। ट्रिमिंग करवाता है। इस प्रेमी का विश्वास है कि दाढ़ी बढ़ाकर आंखों में भिखारी बन लेकर औरत का सामना करो तो वह आकर्षित हो जाती है। यह दाढ़ी और दीनता लिए हुए कभी दुकान पर बैठकर छज्जा देखता रहता है या फिर सामने की सड़क पर टहलता है। दाढ़ी वाले को कभी कभी लड़की की नजदीकी मिलती भी है। नीचे के नल से लड़की का भाई बाल्टियां भरकर ऊपर ले जाता है। कभी वह नहीं होता तो लड़की पानी भरने नीचे आती है। तब दाढ़ी वाला यही प्रेमी पानी की बाल्टियां उठाकर दरवाजे तक रखाता है। लड़की कहती है, बड़ी तकलीफ की तुमने भैया। दाढ़ी वाला भैया संबोधन से बहुत डरता है। सोचता है यार कहीं राखी ना मानने लगे। दाढ़ी वाले प्रेमी को 7-8 घंटे जनरल मर्चेंट की दुकान पर बैठने के लिए कोई ना कोई बहाना चाहिए। कहता है, बड़े भैया मैं तो फुर्सत में रहता हूं, कुछ काम हो तो बता दिया करो। अब दुकानदार
उसे पार्सल छुड़ाने और माल सप्लाई करने भेज देता है। तो सेठ ने अपने बाहर का काम करने वाले नौकर को भी निकाल दिया। दीवाना नंबर 2, यह 30 साल का है करीब करीब, गोरा और साधारणता देखने में अच्छा है। इसकी क्रॉकरी की दुकान है। इसे दूसरों से कुछ ज्यादा सहूलियतें हैं और कुछ असुविधाएं भी हैं। सहूलियत यह है कि वह पैसे उधार देता है, पर उधार लेने लड़की का बाप आता है। ये चाहता है यार कि लड़की आए। कहता है लड़की के पिता से, तुम क्यों तकलीफ करते हो, बच्चों को भेज दिया करो। पर बाप खुद ही उधार लेने आता है या लड़की की मां आती है। अब परेशानी यह है कि लड़की ऊपर रहती है, ये उसे देख नहीं सकता। मजबूरी में वह पुस्तक प्रेमी हो गया है। एक आध घंटे सामने की किताब की दुकान पर बैठता है और मुआवजे के रूप में गुलशन नंदा की कोई किताब खींच लाता है। इस बीच उसने एक तरीका निकाला। सब्जी का ठेले वाला थोड़ी दूरी पर खड़ा होता है, क्योंकि यहीं उसे सब्जी वाले ग्राहक मिलते हैं। इसने ठेले वाले से कहा, इधर भी खड़े रहा करो। लड़के को उम्मीद जगी कि कभी लड़की सब्जी लेने आई और उसके पास पैसे नहीं हुए तो मैं उधार दिला दूंगा और बाद में चुकता कर दूंगा। ठेले वाले ने कहा, भाई साहब यहां तो खरीदने वाले हैं ही नहीं। दीवाने ने कहा, हैं क्यों नहीं, एक दो रोज तो देखो। ठेले वाला दरवाजे के पास खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। लड़की ऊपर से आई, पूछा, आलू क्या भाव दिए? दीवाने ने ठेले वाले से कहा, थोड़ा रौब जमाते हुए, ठीक भाव से देना। और ऐसा कहकर लड़की से आंखें मिलाने लगा। लड़की ने कहा, 1 पाव आलू दे दो। सब्जी वाला बहुत निराश हुआ। इससे दीवाना नैतिक संकट में आ गया। उसने कहा, 1 किलो दे दे यार, बाकी पैसे बाद में ले जाना। सब्जी वाले ने भरोसा कर लिया, 1 किलो तौल दिए। पर सब्जी वाले को अब रोज वहां रोकने के लिए इतनी खरीद तो काफी थी नहीं। लड़के ने लड़की के बाकी पैसे दिए और घर के लिए 2-3 किलो सब्जी खरीद ली। उसे लगा कि यार अब सब्जी वाला यार इतना खरीद लिया, अब तो रोज खड़ा होगा। जैसे दीवाना सब्जी लेकर घर पहुंचा तो पिता ने फटकार लगा दी, तुझे सब्जी लेके आने के लिए किसने कहा था, कचरा उठा लाया। असल में इसके पिता एक रिटायर्ड बेकार आदमी हैं। सुबह थैला लेकर सब्जी बाजार जाते हैं, 10 दुकान घूमते हैं और बढ़िया सब्जी लेते हैं। अब पिता की डांट के चलते इस प्रेमी ने सब्जी खरीदना बंद कर दिया और ठेले वाले ने वहां रुकना बंद कर दिया। अब ऊपर के परिवार को तो सब्जी चाहिए चाहिए, तो छोटी लड़की दूर खड़े ठेले से 1 पाव आलू खरीद लाती है। दीवाने अपने बर्ताव से लड़की को चतुर बनाए दे रहे हैं। भोली लड़की की सुविधा यह होती है कि उसे पटाना आसान होता है, पर यह दीवाने उसे काइयां बना दे रहे हैं। दीवाना नंबर 3, यह एक हलवाई है। निहायत गंदी चड्डी और मैल से काली पड़ चुकी बनियान पहनकर भट्टी के सामने सुबह से बैठ जाता है। दाढ़ी खिचड़ी हो गई है और कई दिन बनाता नहीं है। दांत पीले हैं, नाक को नाक नहीं, आप इसे आलू बंडा कह सकते हैं। जलेबी के बाद वह आलू बंडे और भजिया बनाता है। विकट दीवाना है। छज्जे की तरफ देखते हुए कढ़ाई में चमचा चलाता है। जलेबी जल भी जाती है। कभी कभी कच्चे आलू बंडे निकाल लेता है। खाली तेल भभकता रहता है और वह छज्जे पर लड़की को देखता रहता है। फिर लड़की को जलेबी दिखाकर हंसता है। इसे ये समझता है गरीब की लड़की है, आकर जलेबी ले जाएगी, पर वह नहीं आती। एक दिन छोटी लड़की को उसने जलेबी दे दी थी। कहने लगा, सब बांट कर खाना। मतलब साफ था कि मेरी महबूबा भी खा ले, पर महबूबा ने छोटी को डांट दिया, फिर उससे जलेबी लेगी तो पिट जाएगी। इधर यह दीवाना पीले दांत निकाले और नथुने फैला छज्जे की तरफ देख रहा था कि वह अब आई तब आई, पर वह आई नहीं। तब दीवाना दुकान के इस कोने से उस कोने से खड़ा होकर देखने लगा कि यार भीतर ही दिख जाए। लड़की सब कुछ भीतर से देख रही थी। आखिर वह छज्जे पर आकर खड़ी हो गई और हलवाई की तरफ देख लिया। हलवाई एकदम फूल के कुप्पा हो गए, कृतार्थ हो गए। उस वक्त वह यदि आकर कहती कि मैं तुम्हारा तला हुआ हाथ खाऊंगी, तो वो पंजा तलकर उसे खिला देता। लोग हलवाई से पूछते, यार कितनी उम्र है तुम्हारी, 50 के पार तो होगी। वह कहता है, अरे 30 से ऊपर नहीं है, 5 साल से भट्टी के सामने बैठ रहा हूं, इसलिए उम्र ज्यादा लगती है। 5 साल पहले देखते अच्छे अच्छे घरों की मरती थी हम पे। अरे 1-2 तो हमारे प्रेम में जलकर मर गई।
जब लड़की छज्जे पर आती है तो हलवाई नथुने फैलाकर सांड की तरह दूर से कुछ इस तरह सूंघने की कोशिश करता है कि तैयार हुई कि नहीं। दीवाना नंबर 4। यह खिलाड़ी है, कई जगह खेलता है, पैसे वाले का लड़का है। सोने की चेन को सावधानी से कुर्ते के बाहर रखता है, अक्सर शाम को आता है। इसका मानना है कि ट्यूबलाइट में आदमी ज्यादा खूबसूरत लगता है। इसका आना किसी को पसंद नहीं है और इसकी वजह एक ही है, इसके अच्छे कपड़े और सोने की चेन। पर तब लड़की चूल्हा फूंकती रहती है जब ये आता है। एक दो बार वह लड़की छत पर आकर पसीना पोंछने लगती है। दीवाना साहब समझते हैं कि उन्हीं को देखने आई है कि उसे चेन दिख गई। यह सोने की चेन बांधकर उसे खींचना चाहता है, जोर जोर से शेखी बघारता है, जोर से हंसता है कि लड़की सुन लेगी उसके लिए कोई मस्ताना बेताब है। पर लड़की चूल्हा फूंकती रहती है। दीवाना लोगों को चाय पिलाता है कि वह देख लेगी मैं कितना उदार हूं, पर वह चूल्हा फूंकती रहती है। जोर से कहता है, अरे हजारों रुपए फूंक दिए, यहां तो पैसे को मिट्टी समझते हैं। कोई मांगे तो 1000-2000 यूं दे देते हैं और भूल जाते हैं। पर लड़की इसकी दैवी उदारता सुन नहीं पाती क्योंकि रोटी बनाती रहती है। इस दीवाने ने कुछ गलत समझ चुना है। इसे शाम के पहले, सवेरे या दोपहर में आना चाहिए, पर इसकी मजबूरी है। इसके चेहरे पर चेचक के हल्के दाग हैं, इसलिए इसे ट्यूबलाइट में ही आना पड़ता है। यह दीवाना भी थोड़ी देर किताब की दुकान पर बैठता है, वहां से रसोई बनाने का कोई कोना दिख जाता है, फिर यह याद को दिल में लिए हुए चला जाता है। दीवाना नंबर 5। यह 100% दीवाना है, एकमात्र गंभीर और समर्पित दीवाना। गोरा चिट्टा लड़का है, जिंदगी अकेले कट रही है, हर स्त्री पर मोहित हो जाता है, बस यही दिक्कत है। पर जब से इसकी नजर पड़ी है लड़की पे, बिल्कुल उसी का सा हो गया है। दिन रात उसी की याद में रहता है, लोगों से बात करता है या तो उसी की बात करता है या गुमसुम उसके बारे में सोचता रहता है। हालांकि ये यहां वहां अपने सेक्स की जुगत जमाता रहता है। इसके चलते उसको हर 6 महीने में मकान बदलना पड़ता है। एक दोपहर को घबराया हुआ मेरे पास आया, बोला यार मोहल्ले में पिटने की नौबत आ गई है। मैंने पूछा तो उसने बताया यार मकान मालकिन गरीब है, उसने एक कमरा मुझे किराए पर दे रखा है, वह खुद एक से फंसी है। लड़की को मैंने पटा लिया था, एक लड़का भी है उसका जो मैट्रिक की परीक्षा में बैठने वाला है। आज दोपहर को लड़की आ गई, माँ ऊपर सो रही थी, हम दोनों बिस्तर में थे कि माँ आ गई। देखा तो चिल्लाई, अरे क्या ऐसे चकला कर समझ रखा है, भले आदमियों के मोहल्ले में ये कारनामे, मेरी लड़की को बिगाड़ रहे हो तुम। मैं अभी मोहल्ले वाले को बुलाती हूँ और तुम्हारी बोटी बोटी करवाती हूँ। मैंने पूछा फिर तुमने क्या किया? उसने कहा अरे मैंने पांव पकड़ लिए उसके और कहा अरे मुझे माफ कर दो। मैंने पूछा लड़की से उसने क्या कहा, क्या किया? कहा अरे कुछ खास नहीं, एक चांटा मारा और बोली चल हरामजादी ऊपर, लफंगों के चक्कर में फंसती है। अरे मैंने फौरन साइकिल उठाई और आपके पास चला आ रहा हूं, देख लो तुरंत। क्या करूं, साला सामान वहां मेरा पड़ा है और एक पेटी में तो काफी पैसा भी है, अब लौटने में डर लग रहा है। यार क्या सच में मेरे को पिटवा देगी? मैंने कहा हाँ। उसने कहा पर मोहल्ले वालों को इससे क्या मतलब, वे तो जानते हैं कि वह औरत एक से फंसी है, क्या वे लोग मेरी बात नहीं मानेंगे? मैंने कहा बिल्कुल नहीं मानेंगे, उसी की मानेंगे, हंगामा करेंगे, तुम्हें पीटेंगे सो अलग। यार ऐसे हंगामों से तो मोहल्ले की नीरसता सी भंग होती है ना। महीने में एक आध लड़की ना भगाई जाए या कोई बलात्कार ना हो तो मोहल्ले के निवासी वहां रहने वाले बहुत बोर होते हैं यार। मैंने पूछा आज जाकर लड़की माँ तुम्हारी कोई बात हुई थी? उसने कहा हाँ, रात को और सवेरे वो मेरे पास बैठी रही, पैसे की तकलीफ बता रही थी, कह रही थी कि परसों मुन्ना की 50 रुपए फीस भरनी है, बड़ी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल समझ गया। मैंने कहा तुम तुरंत घर जाओ, पेटी से 50 रुपए निकालो और उसको जाके दे दो और बोलना लो मुन्ना की फीस भर दो, जैसा तुम्हारा लड़का वैसे मेरा भाई हुआ। पैसा तो आता जाता रहता है, लड़के का साल नहीं बर्बाद होना चाहिए। इसके सिवा पिटाई से बचने का कोई और रास्ता नहीं है। कहने लगे पर उसे पीटने वाले यदि जुटा के रखे हो तो? अरे यार मैंने कहा मैं पक्का कह रहा हूं कुछ नहीं उसने किया होगा, वह तो बल्कि उल्टी तुम्हारी राह देख रही होगी। वह बोले 50 तो बहुत होते हैं यार, मेरा काम तो आधा भी नहीं हुआ। मैंने कहा 50 दे दोगे तो पिटने से तो बचोगे ही, रात को वह तुम्हारा काम पूरा करवा देगी, इस तरह तुम्हारा काम डेवड़ा हो जाएगा। दूसरे दिन मिले तो मैंने पूछा पिटे तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा उसने रुपए ले लिए? बोले हाँ हाँ। कहने लगी अरे भैया तुम तो घर के ही हो, मुसीबत में तुम नहीं आओगे तो कौन आएगा? फिर मैंने पूछा
रात को उसने तुम्हारा काम करवा दिया था ना? बोले, अरे हाँ करवा दिया था, आपने ठीक कहा था कि डेवड़ा हो जाएगा। मैंने कहा फौरन उस मकान को छोड़ो, इस मामले में सहूलियत ना हो तो गांधी जी के बतानुसार चलो। तो उसने पूछा, गांधी जी ने इस सेक्स के मामले में ब्रह्मचर्य के सिवा और क्या सिखाया है? तो मैंने कहा अछूतोद्धार भी सिखाया है, 1-2 रुपयों में अछूतोद्धार का लिया करो। पर गांधी भक्त हो गए और अब अछूतोद्धार पर ज्यादा ध्यान देने लगे। ब्राह्मण 500-600 रुपए कमाने वाला, देखने में अच्छा, और फिर भी शादी ना हो, तो एक सवाल लोगों के मन में बहुत कसके उठता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है। लेकिन ये परदेसी है यहाँ पर। एक समस्या तो यही है कि लड़की वालों के सामने इसे कौन सिद्ध करे कि यही ब्राह्मण है। परिवार के बुजुर्ग दिलचस्पी ले नहीं रहे शादी में। ऐसा नहीं है कि लड़की वाले इसके यहाँ आते नहीं है, वह खुद भी तलाश करके लड़की वालों के यहाँ जाता है। पर सुना है इसमें एक अजीब सी खासियत है, वह लड़की की बजाय उसकी माँ पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। इससे एक तो लड़की बिचकती है और लड़की की माँ उसे कुछ यूं ही टाइप का समझने लगती है। कुछ लोगों ने समझाया कि यार माँ को खुश जरूर करो पर उसे माँ समझकर खुश करो। वह कहता है यार मैं क्या करूं, जिस परिवार में जाता हूं वहां माँ और लड़की दोनों मेरे ऊपर मरने लगती हैं। यही समस्या है, माँ पर ध्यान देता है तो लड़की बिचकती है और माँ लफंगा समझने लगती है। जहां माँ अनुकूल होने लगे तो वहां लड़की को काटती है, कहती है यहां तेरा क्या काम, जाकर पढ़ती क्यों नहीं। माँ और बेटी दोनों पर एक साथ डोरे डालना खतरनाक होता है। यह प्रेमी नंबर 5 लड़की के पीछे दीवाना है, जो शादी करना चाहता है। लड़की भी अनुकूल लगती है, वह इसी की तरफ ज्यादा ध्यान देती है। दीवाना ने खुद एक सीधी लड़की को, जो आराम से ही फंस जाती, लेकिन उसे काइयां बनाकर अपना ही नुकसान कर लिया है। प्रेमी रोज 1-2 कविताएं लिखता है, वह लोगों को सुनाता भी है। कविताएं भी अच्छी होती हैं, सीधी होती हैं। मेरे पास तो आओ, बैठो तो मैं तुम्हारा हाथ सहलाऊं और चूम लूं, इस तरह की कविताएं लिखता है। देखा देखी तो बहुत हो चुकी, निकटता कैसे हो। लड़की का बाप शराब प्रेमी है। इतवार की एक शाम उसने बुलाया, अरे मिसिर जी आइए ना, यहीं बैठे। मिसिर जी आकर बैठ गए। प्रेमी ने ठर्रे का अद्धा खोल लिया, चालू हो गया। मिसिर जी जब आधे से ज्यादा पी गए तो प्रेमी ने कहा, आपको लड़की की शादी भी तो करना है। मिसिर जी ने कुछ झोंके में कहा, मुझे क्या चिंता, मुझे तुम जैसा दामाद किस वाले को मिलेगा। अरे तुम तो मेरे दामाद हो ही गए, दुनिया कुछ भी कहे तब की मांगी। और ऐसा कहते हुए मिसिर जी ने प्रेमी को गले लगा लिया। प्रेमी साहब को रात भर नींद नहीं आई। सुबह मिसिर जी घर से निकले तो प्रेमी ने पुकारा, अरे मिसिर जी जरा सुनिए तो। मिसिर जी ने चलते चलते बस इतना ही कहा, ड्यूटी का टाइम हो रहा फिर मिलूंगा। उनका नशा तब तक उतर चुका था। एक नैतिकतावादी या सीधा खूबसूरत पुस्तक विक्रेता है, 3 बच्चे हैं, अच्छी पत्नी है। इसके लिए दुनिया में दूसरी और कोई औरत नहीं है। कभी कभी उनके पास बैठता हूँ, वे पीड़ित हैं। कहते हैं यह क्या चला है यार मोहल्ले में, बड़ी खराब बात है, तमाम हल्ला फैला हुआ है, यह बंद होना चाहिए। फिर कहने लगे हमारी बदनामी हो रही है यार, वे 3 दीवाने हमारी दुकान पर आकर उससे आंख लड़ाते हैं और इशारे करते हैं, इससे धंधे पर असर पड़ेगा। उनमें से 2 से तो मैंने साफ कह दिया कि यहां तो ना बैठा करो। मैंने थोड़े हल्के मूड में कहा, तुम तो यार बुद्धू हो, मैंने देखा है कि वह लड़की तुम्हारी तरफ बहुत देखती है, तुम्हारी तरफ बहुत आकर्षित है, एक आध बार उसकी तरफ देख लिया करो। उन्होंने कहा फालतू बात मत करो, हम इन झंझटों में नहीं पड़ते, हमारी वाइफ है। बस यही था आज का भी। दोस्तों, इश्क मोहब्बत वही क्या है जिसमें ताड़ा ताड़ी देखा देखी ना हो। महाकवि बिहारी ने इसे एक दोहे में समझाया है, बहुत ही जबरदस्त। देखत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैननु हीसो बात। 8 क्रियाएं हैं इसमें, देखना, मना करना, रीझना, खींचना, मिलना, मन खिलना और लजा जाना। बिहारी हैं। यह दोहा करीब 500 साल पहले का होगा। इसमें नायक और नायिका भरे दरबार में आंखों ही आंखों में सब कह रहे हैं, प्रेम से पवित्र दुनिया में कुछ नहीं है। अगर आप प्रेम करेंगे तो सबसे करेंगे। प्रेम आसक्ति भी नहीं है, प्रेम किसी को हासिल करना भी नहीं है। प्रेम तो बस एक भाव है जो गुदगुदाता रहता है और मौका मिलने पर कहीं भी प्रस्फुटित हो जाता है।
यकीन मानिए सच्चा प्रेम वो हौसला देता है कि हम वज्र से टकराने की भी जरूरत कर सकते हैं। ज्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, आज थोड़ा सा रंग लंबा हो गया, लेकिन क्या करें, परसाई जी हैं। अगले शनिवार शाम 6 बजे आनी के YouTube चैनल पर फिर एक नई कहानी लेकर आऊंगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपनों के साथ रहिए और सुनते रहिए मुझे यानी अतुल को। जय हिंद। ज़मीर जिंदा रख, कबीर जिंदा रख। सुल्तान भी बन जाए तो दिल में फकीर जिंदा रख। कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जा चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर भी जीतने की वो उम्मीद जिंदा रख।